हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो जैसा कि आपको पता है, हमने सामाजिक अध्ययन का पेपर स्टार्ट किया है। तो सामाजिक अध्ययन का ये 15वां लेक्चर है। तो चलिए वीडियो को जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के साथ शेयर कर दीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम से जुड़ के आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाल विकास शिक्षण अधिगम विज्ञान गणित और सीटेट प्रिपरेशन का लिंक है। डायरेक्ट पूरा प्लेलिस्ट है, एकदम सीरियल से वहाँ पे वीडियो आपको मिल जाएगा, बहुविकल्पी अति लघु और लघु के प्रश्नों को। तो चलिए आज हम लोग लघुत्तरी प्रश्नों को राजन सीरीज में ये पढ़ते हैं सामाजिक अध्ययन में। देखिए, तो प्रश्न नंबर 38 क्या है? अर्थशास्त्र क्या है, इसके जनक कौन थे? अथवा अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, अर्थशास्त्र के महत्व का उल्लेख कीजिए। ठीक है, जैसा कि आपको पता है इकोनॉमिक्स के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के परिभाषा में बहुत मतभेद है। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं अपने अनुसार। ठीक है, तो चलिए देखिए, एक ही प्रश्न को पूछा है, अर्थशास्त्र क्या है, जनक पूछा है, और क्या समझते हैं इसके महत्व का उल्लेख। ये प्रश्न 2019 में पूछा है। तो देखिए लघुत्तरी प्रश्न में इसको कितना बड़ा लिखना है। तो सामाजिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से संबंधित है, क्योंकि मानव एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, अर्थशास्त्र इन्हीं सामाजिक रूप से संबंधित मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। यानी कि जो सामाजिक रूप से संबंधित हैं किसी न किसी रूप में, तो अर्थशास्त्र इन्हीं क्रियाओं का अध्ययन करता है। प्रत्येक प्राणी की कुछ न कुछ ज़रूरतें होती हैं, चाहे वह मनुष्य हो, कीड़ा मकोड़ा हो या पशु पक्षी। सभी अपनी भूख को शांत करने हेतु प्रयास करते हैं। सभी को आहार की आवश्यकता होती है, परंतु इन सब में मानव ने अधिक मानसिक प्रगति की है। मनुष्य अपनी भौतिक, शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति विचारणा और चिंतन द्वारा करता है। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि आर्थिक समस्या क्या है। तो मनुष्य के जीवन में समय समय पर विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं। उनमें कुछ आर्थिक होती हैं और कुछ अनार्थिक। आर्थिक समस्याओं की दो विशेषताएं हैं। तो देखिए, आर्थिक समस्याओं की क्या दो विशेषताएं हैं? हर एक मनुष्य का कुछ न कुछ ज़रूरत होता है, या कीड़ा मकोड़ा सबकी क्या होती है, कुछ ज़रूरतें होती हैं। तो सर्वप्रथम विशेषता यह है कि हम सब मनुष्यों की कुछ न कुछ आवश्यकताएँ हैं। ठीक है, ऑल ऑफ अस फील वांट्स। ठीक है, हम सभी क्या करते हैं, कुछ चीज़ों की कमी महसूस करते हैं। सेकेंड, दूसरी विशेषता यह है कि जिन साधनों से हम अपनी ज़रूरतें पूर्ण करते हैं वे सीमित होते हैं। द रिसोर्सेज इन मैन मटेरियल आर टाइम आर लिमिटेड आर स्कार्स। ठीक है, साधनों के सीमित होने के कारण मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भिन्न भिन्न कार्य करता है। इन विभिन्न कार्यों के संबंध में जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है उन्हें आर्थिक समस्याएं कहते हैं। इससे स्पष्ट है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दो प्रकार के कार्य करता है। पहला, एक वे जो धन कमाने से संबंध रखते हैं। दूसरे वे जो अर्जित धन को जरूरतों की पूर्ति पर व्यय करने से संबंध रखते हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र इन दोनों प्रकार की क्रियाओं का अध्ययन करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र उन कार्यों का अध्ययन करता है जिनके द्वारा आवश्यकताओं की पूर्ति करना संभव होता है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के जनक आपके कौन थे? एडम स्मिथ थे। और अर्थशास्त्र को विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे हर्न ने क्या कहा है? धन का विज्ञान कहा है। जो अर्थशास्त्री हर्न थे वो क्या कहें अर्थशास्त्र को? धन का विज्ञान। ठीक है, यानी कि प्लूटोलॉजी कहें उसको। ठीक है, प्लूटोलॉजी। ठीक है, तो इसी तरह विभिन्न और आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक आपके कौन है? एडम स्मिथ। और कुछ फैक्ट्स और कुछ जो अर्थशास्त्र के जनक कौटिल्य थे। ठीक है, तो उनको भी हम लोग मान सकते हैं। प्रश्न नंबर 39 क्या है? हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ मिला? वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आपको पता है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो लोथल जो था, लोथल हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। मोहनजोदड़ो की खुदाई में जो सबसे विचित्र वस्तु मिली है वह है सार्वजनिक स्नानागार। ठीक है, तो लोथल
क्या है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है, इसके पहले का उत्तर हो गया। और हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार आपका कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो की खुदाई में से सार्वजनिक स्नानागार मिला है, तो ये आपका उत्तर हो गया। अब इन दोनों का वर्णन कीजिए। संपूर्ण स्नानागार की लंबाई 5 मीटर और चौड़ाई 33 मीटर है। तो जो स्नानागार था वो कितना था, 5 मीटर और 33 मीटर था। बीच में यह 25 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और लगभग 24 मीटर गहरा जलाशय बना हुआ है। उसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे चबूतरे व बरामदे हैं। पानी में उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। फर्श पक्की ईंटों का है तथा दीवारें चूने से इतनी सफाई से जोड़ी गई हैं कि उन पर पानी का प्रभाव नहीं हो सकता था। एक कोने पर लगभग 2 मीटर ऊंची तथा मोटी है, जिनके द्वारा जलाशय भरा एवं खाली किया जाता रहा होगा। जलाशय के तीनों ओर बरामदे तथा कमरे हैं। पूरे स्नानागार में 6 प्रवेश द्वार हैं। ठीक है, इस प्रकार आपके लोथल क्या था, प्रमुख बंदरगाह स्थल था हड़प्पा सभ्यता में लोथल, और स्नानागार आपका मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त हुआ था। प्रश्न नंबर 40 क्या है, शीत ऋतु को समझाइए। ठीक है, तो शीत ऋतु देखिए क्या होता है। हमारे देश में यह ऋतु सामान्यतः मध्य नवंबर, ठीक है, मिडिल नवंबर से मिडिल मार्च तक रहती है, यानी कि जो ठंडी का मौसम रहता है आपका मध्य नवंबर और मध्य मार्च तक माना जाता है। ठीक है, इस समय सूर्य के दक्षिणी गोलार्ध में होने के कारण, ठीक है, इस समय सूर्य कहाँ रहता है, दक्षिणी गोलार्ध में होने के कारण उत्तरी गोलार्ध में तापमान कम पाए जाते हैं। जैसा कि आपको पता है ये जो भारत का ये मान लीजिए ये ग्लोब है, ये आपका उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिण ध्रुव है। तो ये सूर्य क्या है, सूर्य का मैक्सिमम जो प्रकाश होता है ये दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। ठीक है, और हमारा भारत यहाँ पे है, तो ठीक है, तो यहाँ पे तापमान कम पहुँचता है, इसीलिए शीत ऋतु रहता है। इस ऋतु में देश के उत्तरी एवं उत्तर पश्चिमी भागों में, ठीक है, उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी, तो मान लीजिए ये भारत का मैप है। ठीक है, मान लीजिए ये इमेजिनरी भारत का मैप है। ठीक है, तो भारत में उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, देखिए उत्तर पश्चिम भागों में तापमान कम पाए जाते हैं। तो ये आपका उत्तर हो गया और ये पश्चिम हो गया। तो उत्तर पश्चिम भागों में तापमान कम पाए जाते हैं, जबकि दक्षिण, ये आपका साउथ, आपको पता है साउथ में ज़्यादा गर्मी पड़ती है। दक्षिण और पश्चिम इस एरिया में, इस रीजन में भाग में तापमान अधिक पाए जाते हैं। उत्तरी भारत का औसत तापमान 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच, जबकि दक्षिण भारत में औसत तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के मध्य पाए जाते हैं। मतलब एवरेज टेम्परेचर आपका उत्तर भारत में 10 से 15 डिग्री माना जाता है और दक्षिण भारत में 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। उच्च पर्वतीय भागों पर तापमान हिमांक बिंदु से भी नीचे आ जाता है। आपको पता है जो पर्वतीय इलाके होते हैं वहाँ पे जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो बहुत नीचे आ जाता है। इस ऋतु में संपूर्ण उत्तरी भारत में कड़ाके की ठंड पड़ती है। रात में पाला तथा सुबह घना कोहरा छाया रहता है। पहाड़ी घाटियों में हिमपात भी होता है और इस ऋतु में उत्तरी तथा दक्षिणी भारत में दैनिक तापांतर के वितरण में काफ़ी विषमता पाई जाती है। शीत ऋतु में उत्तरी भारत के तापमान कम होने के कारण, ठीक है, शीत ऋतु में क्या होता है, उत्तर भारत में तापमान कम होने के कारण उत्तरी मैदानी भागों पर उच्च वायुदाब पाया जाता है। जब टेम्परेचर कम रहता है उत्तरी भागों में तो क्या होता है, जब टेम्परेचर कम रहेगा तो वायुदाब पाया जाता है। ठीक है, हाई वायुदाब रहता है, खूब तेज आता है। जबकि मकर रेखा के समीप हिंद महासागर पर न्यून वायुदाब होता है, इसलिए हवाएं स्थल से जल की ओर चलती हैं। ठीक है, यानी कि मैदानी इलाकों में टेम्परेचर आपका कम होने से वायुदाब बढ़ जाता है। ठीक है, वायुदाब बढ़ जाता है और उसके ये मकर रेखा के समीप जो हिंद महासागर है वहाँ पे निम्न वायुदाब होता है। तो क्या होगा, उच्च वायुदाब से क्या होता है, हवाएं निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं, तो इधर से हवाएं क्या करती हैं, देखिए तो स्थल, ठीक है, स्थल हो गया और स्थल से जल की ओर चलेंगी। इन हवाओं की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। ठीक है, अतः इन हवाओं को उत्तर पूर्वी मानसून
कहते हैं। तो ये हवाएं कैसे चलती हैं? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, ठीक है। अतः इन हवाओं को उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं, क्योंकि ये क्या कहती है, उत्तर से पूर्व की ओर से चलती हैं। इन हवाओं की उत्पत्ति स्थलीय भागों से होने के कारण इन हवाओं से वर्षा प्राप्त होती है, परंतु जब ये हवाएं बंगाल की खाड़ी को पार करके तमिलनाडु के तटीय भागों पर पहुंचती हैं तो यहाँ 25 सेंटीमीटर तक वर्षा कर देती हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। सामान्यतः शीत ऋतु अत्यंत सुहावनी होती है। स्वच्छ आकाश, न्यून तापमान एवं आर्द्रता तथा उत्तर से प्रवाहित होने वाली शीतल मंद समीर हवा इस ऋतु की प्रमुख विशेषताएं हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 41 क्या है? जो भी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और टेलीग्राम से जुड़ जाएं। वहाँ पे बहुत सारे PYQ मॉडल पेपर, प्रश्न पत्र और संपूर्ण हल सहित प्रश्न और उत्तर सहित हमने करा दिया है, तो जाके और पेपर की तैयारी करिए। प्रश्न नंबर 41 क्या है? ग्रह क्या है? ग्रहों का क्रम बताइए। तो ग्रह क्या है और ग्रहों का क्रम क्या हो जाएगा? तो ग्रहों का अर्थ देखिए, ग्रहों का क्रम याद करने के लिए याद रखेंगे MVEMJSUN, यही क्या ग्रहों का क्रम है, ठीक है। कुछ आकाशीय पिंडों में स्वयं का प्रकाश तथा ऊष्मा नहीं होती, ठीक है। यम से आपका मरकरी, V से वीनस, E से अर्थ, M से मार्स, J से जुपिटर, ठीक है। S से सैटर्न शनि, यानी U से यूरेनस अरुण, N से नेपच्यून। तो स्वयं कुछ आकाशीय पिंडों में स्वयं का प्रकाश तथा ऊष्मा नहीं होती, वे अपने तारे के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं, ठीक है। साथ ही वे अपने अक्ष पर घूमते हुए अपने तारे की परिक्रमा करते हैं, इन्हें ग्रह कहते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी में स्वयं का प्रकाश नहीं है, वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है। पृथ्वी एक ग्रह है, आपको पता है पृथ्वी एक ग्रह है, सूर्य का निरंतर चक्कर लगाती है और अपने अक्ष पे भी घूर्णन गति करती है। तो ग्रह वे खगोलीय पिंड हैं जो निम्न शर्तों को पूरा करते हैं। यानी कि ग्रह को कब हम लोग खगोलीय पिंड को ग्रह मानेंगे कोई, तो वो क्या होगा, ये शर्त पूरा करना चाहिए। तो जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो वो क्या जाएगा, ग्रह हो जाएगा। उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वह गोल स्वरूप ग्रहण कर सके, ठीक है। हमारी पृथ्वी का शेप क्या है, जियोइड शेप है, जियोइड शेप है। ये एक विशेष तरीके का शेप माना जाता है। तीसरा क्या है, उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो, अर्थात उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंडों की भीड़ भाड़ न हो। ग्रहों की उपर्युक्त परिभाषा INU, ठीक है, की प्राग सम्मेलन अगस्त 2006 में तय की गई है। ग्रह की इस परिभाषा के आधार पर यम प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया, ठीक है। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल गया। जब INU प्राग सम्मेलन 2006 में हुआ था तो प्लूटो की इस ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया था। इसके फलस्वरूप परंपरागत ग्रहों की संख्या 9 से घटाकर 8 कर दिया। एक प्लूटो ग्रह को घटा दिया गया क्योंकि ये क्या करता था, दूसरे ग्रह की कक्षा को काट देता था। यम को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। यम को जब ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया तो किस श्रेणी में रखा गया, तो यम को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया, ठीक है। और उपर्युक्त 8 ग्रहों में से केवल 5 को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। तो 8 ग्रह में से आप 5 ही ग्रह को क्या कर सकते हैं, अपने नंगी आंखों से देख सकते हैं, जो बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति एवं मंगल है। तो बुध को आप अपने नंगी आंखों से देख सकते हैं। बुध हो गया, शुक्र हो गया, शनि हो गया, बृहस्पति हो गया और मंगल हो गया। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम, तो आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या हो जाएगा, घटती क्रम में, यानी कि बृहस्पति सबसे बड़ा, उससे छोटा शनि, उससे बाद अरुण, वरुण, ठीक है। तो आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या हो जाएगा, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। अर्थात सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है एवं सबसे छोटा ग्रह बुध है। घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम, ठीक है, डेंसिटी।
ठीक है। तो बढ़ते क्रम में घनत्व शनि का सबसे घनत्व कम है, उसके बाद बढ़ता है यूरेनस, बृहस्पति, नेपच्यून, मंगल एवं शुक्र। यानी कि सबसे ज़्यादा घनत्व शुक्र ग्रह का है। शुक्र एवं अरुण यूरेनस को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों का घूर्णन एवं परिक्रमण की दिशा एक ही है। यानी कि आपका शुक्र और अरुण, ये यूरेनस, शुक्र और अरुण की ग्रह क्या है, घूर्णन एवं परिक्रमण क्या है, एक ही दिशा में है। बाकी इन जो ग्रह हैं ये यहाँ पे बृहस्पति और नेपच्यून, मंगल, इनका जो भी रोटेशन और रिवॉल्यूशन है सन के अराउंड और अपने एक्सिस के अराउंड, ये अलग अलग है। प्रश्न नंबर 42 क्या है, देखिए प्रश्न नंबर 42, दिशाओं से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो देखिए डायरेक्शन के बारे में क्या है, तो देखिए पढ़ते हैं। वास्तुशास्त्र में दिशाओं की एक महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। तो वास्तुशास्त्र में क्या होती है, और हम जो जियोग्राफी भी पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, बिना दिशा के हम लोग किसी मैप का अध्ययन नहीं कर सकते। वास्तुशास्त्र के अनुसार एक इमारत की संरचना बनाने के लिए दिशाओं का सही ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। जब आपका घर बनता है तो उस समय वास्तुशास्त्र के जो ज्ञाता होते हैं वो बताते हैं किधर आपका मेन गेट होगा, किधर पीछे का गेट होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें वास्तुशास्त्र के अनुसार बनाई जाती हैं। पुराने समय में लोगों को प्रति मिनट दिशाओं की जांच करने की अत्यंत आवश्यकता होती है, जो सूर्य की छाया देखने हेतु प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो सूर्य की छाया को देख करके वहाँ पे पहले ज़माने में दिशाओं की जांच की जाती थी। आधुनिक तकनीकी दुनिया में चुंबकीय कंपास दिशाओं की जांच करने हेतु प्रयोग किया जाता है। तो पहले सूर्य की प्रकाश को देख के दिशाओं का ज्ञान लिया जाता था कि सूर्य पूर्व में निकलता है, पश्चिम में डूबता है। ठीक है, तो इस टाइप से लिया जाता था। और अब क्या है, चुंबकीय कंपास जो है आपका, जो चुंबकीय कंपास होते हैं, जो दिक् सूचक यंत्र होते हैं, वो हमेशा उत्तर और दक्षिण में उसकी सुई रहती है। तो उसी प्रकार से वो मॉडर्न टेक्निक है। प्रारंभ में केवल 8 दिशाएं उपलब्ध थीं। ठीक है, कैसे 8 दिशाएं हो गई थी, तो देखिए ये आपका, देखिए ये मान लीजिए क्या है, ये पूरब है ईस्ट, ये पश्चिम वेस्ट, ये उत्तर नॉर्थ, ये साउथ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, यानी कि उत्तर पूर्व हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, वेस्ट नॉर्थ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, पश्चिम उत्तर। ठीक है, और ये देखिए आपका वेस्ट साउथ। ठीक है, उत्तर दक्षिण हो जाएगा आपका ये, और ये आपका दक्षिण पूर्व हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या होगा, 4 ये हो गए, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो पहले 8 दिशाएं उपलब्ध थीं। ठीक है, परंतु कंपास द्वारा जांच करने के बाद 10 दिशाएं ज्ञात की गई। यानी कि पहले 8 दिशाएं मानी जाती थी, जिस प्रकार मैंने आपको बता दिया, और इसमें 2 दिशाएं, और कंपास क्या करता है, 2 दिशा और बताता है। ठीक है, वो 8 दिशाएं हो जाती हैं। कंपास की त्रिज्या कुल 360 डिग्री की है। आप देखते होंगे जो कंपास है, दिक् सूचक यंत्र है, दिशा का जो सूचित करने वाला यंत्र है, वो गोल रहता है और 360 डिग्री का कोण बनता है। तो प्रत्येक दिशा की 45 डिग्री पर जांच की जाती है। ठीक है, 45 डिग्री पर प्रत्येक दिशा की जांच की जाती है। 10 दिशाओं में 4 मुख्य दिशाएं मानी जाती हैं। तो 10 दिशाओं में 4 मुख्य दिशाएं, जैसे मैंने आपको बता दिया है, आपका ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण हो जाएगा। उप दिशाएं क्या हो जाएंगी, तो देखिए उप दिशाएं, पूर्व दिशा की उप दिशाएं क्या हो जाएंगी, तो आपका यही पूर्व दिशा है ना, यही पूर्व दिशा है, पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो इस दिशा में प्रमुख देवता इंद्र का स्वामित्व है। यानी कि पूर्व दिशा में इंद्र देवता का क्या माना जाता है, स्वामित्व माना जाता है। वर्षा इंद्र देवता के स्वामित्व में है। आपको पता है जो वर्षा होती है इंद्र देव के स्वामित्व में होती है, उन्हीं के देखरेख में। तो ये क्या है, पूर्व में इंद्र देवता का स्वामित्व है। तो हिंदू देवता संपूर्ण समृद्धि, उत्सव और शक्ति हेतु उत्तरदायी माने जाते हैं। तो जो हिंदू देवता होते हैं वो संपूर्ण समृद्धि, उत्सव और शक्ति हेतु क्या माने जाते हैं। मैनिपुलेशन में इंद्र देवता बहुत शक्तिशाली देवता हैं। ठीक है, इस दिशा के प्रतिनिधि ग्रह भगवान सूर्य हैं। तो इस दिशा के जो प्रतिनिधि ग्रह भगवान कौन है, सूर्य हैं। सूर्य जीवन, वनस्पति आदि में वृद्धि करता है। ठीक है,
उत्तर दिशा के पश्चात पूर्व दिशा को भी प्रकाश युक्त एवं स्वच्छ रखना चाहिए। ठीक है, इस दिशा की तरफ भारी दीवारें, वेंटिलेशन, दरवाजे और खिड़कियां नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि उत्तर दिशा में ये आपकी भारी दीवारें, वेंटिलेशन, दरवाजे और खिड़कियां नहीं होनी चाहिए। पूर्व दिशा भी प्रकाश और स्वच्छ रखना चाहिए, क्योंकि यह जीवन में स्थिरता प्रदान करता है। इस दिशा में शौचालय या दुकान बनाना भी एक वास्तु अपराध है। ठीक है, इस दिशा में अब अपना घर बनवाएंगे तो ध्यान रखेंगे। पश्चिम दिशा, वेस्ट डायरेक्शन। तो पश्चिम दिशा की उप दिशाएं क्या हो जाएंगी? देखिए, पश्चिम दिशा को जीवन में स्थिरता के लिए माना जाता है। तो पश्चिम दिशा को जीवन में स्थिरता के लिए माना जाता है। इस दिशा के स्वामी भगवान वरुण वर्षा, भाग्य और प्रसिद्धि के देवता हैं। वास्तु के अनुसार पश्चिम दिशा पेट के निचले हिस्से जननांगों के कब्जे में रहती है। ठीक है, तो पश्चिम दिशा क्या रहती है? पेट के जो निचले हिस्से होते हैं जननांग, उसके कब्जे में रहती है। यह दिशा प्रवेश हेतु अच्छी नहीं मानी जाती है, यानी कि पश्चिम दिशा हिंदू शास्त्र में अच्छी नहीं मानी जाती है। यह आय के स्रोतों को कम करती है, यानी कि पश्चिम दिशा से अगर आप प्रवेश करते हैं तो आपको कम आय का स्रोत माना जाता है वास्तुशास्त्र के अनुसार हिंदू धर्म में। प्रश्न नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? उत्तर दिशा। तो नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर दिशा एक बहुत अच्छी दिशा मानी जाती है हिंदू धर्म में। इस दिशा के स्वामी कुबेर एक हिंदू देवता है। तो जो कुबेर क्या है? हिंदू देवता है, जो धन और समृद्धि के लिए माने जाते हैं। तो उत्तर दिशा में अगर आपके घर का रुख है तो ये आपको धन और समृद्धि लाएगा। इस दिशा को धन और कैरियर की दिशा कहा जाता है। इस दिशा के ग्रह बुध हैं, यानी कि उत्तर दिशा के ग्रह के भगवान जो हैं वो बुध हैं। दक्षिण दिशा, ठीक है, साउथ डायरेक्शन। देखिए, भगवान नहीं, मतलब इस दिशा के जो ग्रह हैं बुध को माना जाता है। दक्षिण दिशा, तो दक्षिण दिशा सदैव अशुभ मानी जाती है। तो हिंदू धर्म के वास्तुशास्त्र में दक्षिण दिशा अशुभ मानी जाती है। दक्षिण दिशा में प्रवेश द्वार नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस दिशा के स्वामी यम हैं, यानी कि प्लूटो ग्रह हैं। यम एक हिंदू देवता हैं जो मृत्यु हेतु जाने जाते हैं। क्यों दक्षिण दिशा को हम लोग अशुभ मानते हैं हिंदू धर्म में? क्योंकि इनके दक्षिण दिशा के जो स्वामी हैं वो यम हैं, यम ग्रह है। ठीक है, यम है। यम क्या है? आपके मृत्यु, यक्ष और यम वाला, तो मृत्यु हेतु माने जाते हैं। दक्षिण दिशा में प्रवेश करना मृत्यु के समान अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करता है। दक्षिण दिशा के स्वामी न्याय एवं कानून संबंधी मामलों के प्रभारी भी हैं। ठीक है, यदि कोई दक्षिण दोष से ग्रस्त है तो वह जीवन में अन्याय एवं कानूनी मुद्दों हेतु तैयार रहे। ठीक है, पांचवा आपका क्या हो जाएगा? पूर्वोत्तर दिशा, नॉर्थ ईस्ट। देखिए, ये कौन सी दिशा की बात कर रहा है? ये एक सेकेंड मिस्टेक हो जाएगा। ईस्ट, देखिए आपका ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो नॉर्थ ईस्ट। तो देखिए, ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, यानी कि इस दिशा की बात कर रहा है। तो इस दिशा के हिंदुओं के सर्वोच्च देवता भगवान शिव हैं, तो ये आपके शिव हो जाएंगे। बृहस्पति इस दिशा का प्रतिनिधि ग्रह है। बृहस्पति ग्रह पूर्वोत्तर दिशा को ज्ञान और आध्यात्मिक विकास प्रदान करता है। इस दिशा विद्वान छात्रों के लिए अच्छी दिशा मानी जाती है। यह एक बहुत पवित्र तथा संवेदनशील दिशा है। वास्तुशास्त्र के अनुसार 60% व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में झूठ बोलते हैं। ठीक है, वास्तुशास्त्र के अनुसार 60% व्यक्ति क्या करते हैं? उत्तर पूर्व में आपके झूठ बोलते हैं। यह दिशा व्यापार को नष्ट कर देती है। इस दिशा में अग्नि तत्व का निर्माण एक बड़ी दुर्घटना को जन्म देता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पैरामीटर आपको ख्याल रखना है जब भी घर का निर्माण होगा। छठा क्या आ जाएगा? दक्षिण पूर्व। ठीक है, तो देखिए आपका ये दक्षिण है, ये पूर्व है, यानी कि ये वाला दिशा बात कर रहा है। तो दक्षिण पूर्व दिशा की प्रकृति बहुत ही संवेदनशील होती है। दक्षिण पूर्व के देवता भगवान अग्निदेव हैं। इस दिशा का प्रतिनिधि ग्रह शुक्र है। यह भगवान सूर्य का मुख्य स्थल है। दक्षिण पूर्व दिशा हमेशा आग से संबंधित कार्यों के लिए आवंटित की गई है। दक्षिण पश्चिम, ठीक है, देखिए ये आपका दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया, यानी कि आपका ये दिशा है दक्षिण पश्चिम।
उत्तर पश्चिम दिशा के स्वामी वायुदेव हैं, सॉरी दक्षिण पश्चिम। यह दिशा नैऋत्य के नाम से जानी जाती है। तो देखिए दक्षिण पश्चिम आपका नैऋत्य कहते हैं इसको। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या कहेंगे? नैऋत्य कहेंगे। यह दिशा अग्निदेव के द्वारा नियंत्रित होती है, ठीक है। इसका प्रतिनिधि ग्रह राहु नामक राक्षस होता है। भूखंड के रूप में यह सबसे मजबूत दिशा है। दक्षिण पश्चिम का सही उपयोग एक मजबूत एवं स्वस्थ जीवन प्रदान करता है, ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम में अगर आप उपयोग करते हैं तो मजबूत और स्वस्थ जीवन प्रदान करता है। यह दिशा धन, स्वास्थ्य एवं जीवन में प्रसिद्धि देने वाला होता है। तो दक्षिण पश्चिम क्या होता है? धन, स्वास्थ्य और जीवन की प्रसिद्धि देने वाला होता है। उत्तर पश्चिम देख लीजिए, ये आपका उत्तर हो गया और ये आपका पश्चिम हो गया, यानी कि ये दिशा हो गया, ठीक है। ध्यान में रखेंगे कौन सा दिशा हमने बताया है। तो उत्तर पश्चिम दिशा के स्वामी वायुदेव हैं। तो उत्तर पश्चिम की दिशा के स्वामी वायुदेव हैं, जो हिंदू देवता हैं। इससे पवन तत्व प्रभावित होता है। तो वायु है तो पवन तत्व प्रभावित हो रहा है। इस दिशा का ग्रह चंद्रमा है। तो आपका उत्तर पश्चिम ग्रह का चंद्रमा है, जो हवा तत्व द्वारा संचालित होता है, ठीक है। इस प्रकार हम लोगों ने प्रश्न नंबर 43 तक पढ़ लिया। देखिए ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है, आगे का जो प्रश्न नगरीकरण के है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा जाएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।